नमस्कार। हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में आप सभी का स्वागत है। इस कार्यक्रम का एक ही उद्देश्य है कि आप तक हरियाणा के हर उस विकास की जानकारी पहुंच पाए जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में लगातार किए जा रहे हैं। आज हम आपको बताएंगे कि सीएम मनोहर लाल ने एसवाईएल को लेकर के पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ जो बैठक की, बैठक का क्या कुछ नतीजा निकला, और इसके साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हरियाणा क्यों और कब आ रहे हैं। पंचायत चुनाव के दूसरे चरण की तारीखों का भी ऐलान हो चुका है। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी। एसवाईएल को लेकर हरियाणा और पंजाब के मुख्यमंत्रियों की बैठक हुई और जिस बात का डर था वही हुआ, यानी कि बैठक में बात नहीं बन पाई। हरियाणा की तरफ से मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से पूरी कोशिश ये रही कि बात बन जाए, लेकिन पंजाब के मुख्यमंत्री की ओर से साफ तौर पर इनकार कर दिया गया। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने यह कहा कि पंजाब के पास हरियाणा को देने के लिए पानी ही नहीं है, ऐसे में नहर बनाने का तो सवाल ही नहीं उठता। वहीं हरियाणा के सीएम ने भी यह कहा कि बैठक में सहमति नहीं बन पाई। बैठक के दौरान क्या कुछ हुआ, इस रिपोर्ट में आप देखिए। एसवाईएल का पानी सियासी पानी बन चुका है। दशकों से राजनीति का केंद्र रहने वाला मुद्दा अब सुलझने की उम्मीद थी, लेकिन एसवाईएल के पानी की उम्मीदों पर फिर एक बार पानी फिर गया। सालों से एसवाईएल को लेकर बयानबाजी होती रही है। हरियाणा की तरफ से दावा रहा कि पानी को लेकर रहेंगे और पंजाब का दावा कि किसी भी कीमत पर एक बूंद भी पानी नहीं देंगे। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहले ही पहुंचा हुआ है। हर बार हरियाणा का पक्ष मजबूत रहता है। हरियाणा हर बार जीता, लेकिन सियासत ऐसी कि हरियाणा को अभी तक हरियाणा के हक का पानी नहीं मिल पाया। पंजाब और हरियाणा के मुख्यमंत्री एक साथ आए, बैठक हुई, लेकिन हरियाणा की उम्मीदों पर एक बार फिर से उस वक्त पानी फिर गया जब बैठक के बाद हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने बाहर आकर ये बताया कि बैठक में बात नहीं बन पाई। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार बैठक बुलाई गई थी, क्योंकि एसवाईएल नहर हरियाणा की संजीवनी है और इसके पानी पर हमारा पूरा हक है। जो विषय मुख्य विषय था वो एसवाईएल का था। एसवाईएल एक महत्वपूर्ण विषय होने के नाते से आज की बैठक की शुरुआत की गई थी, जो कि जैसे मैंने बताया उस पर कोई स्पष्ट ऐसा निर्णय हमारा नहीं हो पाया है। पंजाब का कहना है क्योंकि ये तीन बिंदु अलग अलग हैं जो 1985 में जब राजीव लौंगोवाल के समझौता हुआ था उसमें तीन बिंदु रखे गए थे। बिंदु एक है कि एक ट्रिब्यूनल को गठित किया जाए पानी के जो क्लेम्स हैं उन क्लेम्स का सुनिश्चित करने के लिए। तो वो ट्रिब्यूनल गठित हुआ था, लेकिन बाद में इतने वर्षों के बाद वो ट्रिब्यूनल को रिपोर्ट अपनी नहीं दे पाया। एक नया ट्रिब्यूनल उसके एवज में बना दिया गया है 3 जजेस का, अभी 3 महीने पहले। तो वो विषय वहाँ समाप्त हो जाता है। उसी ट्रिब्यूनल का कहना है कि पानी का बंटवारा वो अपने सभी क्लेम्स को ध्यान में रखते हुए दोबारा से कितना पानी उपलब्ध है, कितना मिलना चाहिए, जो पहले के बंटवारे हुए हैं उस पर भी वो पुनर्विचार करेंगे। पानी तो जितना भी बंटवारा होगा प्रो रेटा वो मिलेगा ही, लेकिन एसवाईएल तो आवश्यक है ही। तो हम उस तीसरे बिंदु पर जिसका वर्डिक्ट सुप्रीम कोर्ट दे चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट ने उसको एग्जीक्यूट करने के लिए कार्रवाई शुरू की हुई है। विषय तो उतना ही था, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने अपना आग्रह पानी के बंटवारे का ज़्यादा रखा है, जबकि इन दोनों विषयों का संबंध नहीं है। तो इसी विषय में बात बीच में रुकी हुई है कि हम चाहते हैं कि एसवाईएल निर्माण तुरंत हो और जैसा ट्रिब्यूनल फैसला करेंगे उस हिसाब से अब आगे कार्रवाई हो सकती है। हमारा यही है कि हम केंद्रीय मंत्री जी को सारा विषय बताएंगे। अब केंद्रीय मंत्री, क्योंकि ये विषय केंद्र से भी जुड़ा हुआ है, तो केंद्रीय मंत्री आगे क्या निर्देश देंगे, या तो जनवरी से पहले एक मीटिंग वो बुलाएंगे और नहीं बुलाना चाहेंगे आपस में बातचीत करने के बाद तो सीधा सुप्रीम कोर्ट में हम अपनी राय बता देंगे, इस मीटिंग का हवाला देंगे। वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पंजाब की तरफ से अपना पक्ष रखा और साफ इनकार कर दिया और कहा कि नहर का निर्माण नहीं होगा क्योंकि पंजाब के पास देने के लिए पानी नहीं है। इस मुद्दे ते पंजाब ने क्लीयर कट के असी नहर नहीं बना सकते। डी नोटिफिकेशन हो गई ओदी जमीन दी,
लोगों को जमीन भी बहुत सारे मिल गई, उत्थे खेती कर रहे ने, वैसे जंगल बन गया। सो साडे कोले पानी है नहीं, नहर बनाउण दा फिर सवाल नहीं पैदा। असीं कहा जी जो साडे कोले पानी है नहीं, नहर काहदे वास्ते बनाउणी है? साडे पानी का रिव्यू कर लो, अज कितना रह गया साडे कोले। 1981 वेले दी गल होर है, मेरे बहुत सीनियर पत्रकार खड़े ने। 1981 वेले 5-7 फुट ते बोर लग जाता सी, पानी आ जाता सी। हुण 600 फुट ते चले गया थल्ले, थल्ले धरती वाला पानी भी खत्म कर लिया। इन्ना कर सकते हैं कि प्रधानमंत्री जी कोले चलीए दोने राज, कि प्रधानमंत्री जी हरियाणे नूं पानी का प्रबंध करके दो, जिहड़ा गंगा जां यमुना का जिहड़ा पानी है वो बिहार नूं, उधर बंगाल नूं डोब भी दिंदा, बांग्लादेश तक जांदा है, वो चो इधर नूं मोड़ लो ते हरियाणा जिहड़ा है उन्होंने भी पानी मिल जूगा। तो साडा जिहड़ा है, असीं तां बहुत मुश्किल नाल काम सार रहे हैं अपना, तो कोशिश असीं कर रहे हैं, असीं राजस्थान नूं भी पूरा पानी दे रहे हैं। यानी बैठक की कोशिशें बेनतीजा रही, लिहाजा हरियाणा की उम्मीदों पर एक बार फिर से पानी फिर गया। दशकों से एसवाईएल के पानी के लिए संघर्ष करता आया हरियाणा एक बार फिर से निराश हुआ। एसवाईएल का विवाद सालों पुराना है। यूं तो पानी के बंटवारे का विवाद हरियाणा और पंजाब के बंटवारे से ही चल रहा है, लेकिन बाद में एक समझौते के तहत हरियाणा को एसवाईएल के जरिए पानी देने की बात हुई, जिसके बाद पंजाब और हरियाणा में अब तक इस मुद्दे पर जमकर सियासत तो हो रही है, लेकिन मुद्दे का समाधान नहीं निकल पा रहा। इस विवाद के बारे में आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें बता देते हैं। पंजाब ने हरियाणा से 18 नवंबर 1976 को 1 करोड़ रुपए लिए। 1977 को एसवाईएल निर्माण मंजूरी दी। बाद में पंजाब ने एसवाईएल नहर के निर्माण को लेकर आनाकानी करनी शुरू कर दी। 1979 में हरियाणा ने एसवाईएल के निर्माण की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। पंजाब ने 11 जुलाई 1979 को पुनर्गठन एक्ट की धारा 78 को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी। 1980 में पंजाब सरकार बर्खास्त होने के बाद 1981 में दोनों राज्यों का समझौता हुआ। 1982 में इंदिरा गांधी ने पटियाला के गांव कपूरी में टक लगाकर नहर का निर्माण शुरू करवाया। विरोध में शिरोमणि अकाली दल ने एसवाईएल की खुदाई के विरुद्ध मोर्चा खोल दिया। 1985 में राजीव लोंगोवाल समझौता हुआ, जिसमें पंजाब नहर के निर्माण पर सहमति जताई गई। 1990 में 3 जुलाई एसवाईएल के निर्माण से जुड़े 2 इंजीनियरों की भी हत्या कर दी गई। 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने 2002 को पंजाब को 1 वर्ष में एसवाईएल नहर बनवाने के निर्देश दिए। 2015 में हरियाणा ने सुप्रीम कोर्ट से सुनवाई के लिए संविधान पीठ बनाने का अनुरोध किया। 2016 में गठित 5 सदस्यों की संविधान पीठ ने पहली सुनवाई के दौरान सभी पक्षों को बुलाया। 8 मार्च को दूसरी सुनवाई के लिए पंजाब में 121 किलोमीटर लंबी नहर को पाटने का काम शुरू हो गया। 19 मार्च तक सुप्रीम कोर्ट के यथास्थिति के आदेश देते हुए नहर पाटने का काम रुकवा दिया गया। 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दोनों राज्य नहर का निर्माण नहीं करते हैं तो कोर्ट खुद नहर का निर्माण कराएगा। अभी 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने दोनों राज्यों को इस मुद्दे को सुलझाने के लिए नोटिस जारी किया। बहरहाल दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों के बीच एक बार फिर से बैठक हुई, लेकिन ये बैठक बेनतीजा रही। बैठक में सहमति न बनने से हरियाणा और पंजाब के किसानों को फिर एक बार झटका लगा। पंजाब का दावा है कि रावी और ब्यास नदियों का जलस्तर कम हो गया है, इसलिए फिर से आकलन किए जाने की दरकार है। वहीं हरियाणा अपना हक लगातार मांग रहा है और अब एक बार फिर से हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने अपना रुख साफ किया। इस लड़ाई को आगे भी जारी रखा जाएगा। मामले के बारे में केंद्र सरकार को भी जानकारी दी जाएगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद बार बार पंजाब हरियाणा को हरियाणा के हक का पानी देने के लिए राजी नहीं हो रहा है।
वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल दिल्ली स्थित हरियाणा भवन पहुंचे। सीएम के साथ हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष ओपी धनखड़ भी मौजूद रहे। सीएम ने इस दौरान हरियाणा भवन में झज्जर जिले से पहुंचे कुछ ग्रामीणों के साथ मुलाकात की। बता दें, झज्जर जिले से पहुंचे ग्रामीण सीएम मनोहर लाल को 13 नवंबर को होने वाले पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति के अनावरण कार्यक्रम का न्योता देने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों को यह कहा कि मूर्ति के अनावरण कार्यक्रम में देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करेंगे। रक्षा मंत्री के साथ इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी मौजूद रहेंगे। वहीं सीएम मनोहर लाल ने यह कहा कि खापों के प्रधानों के साथ अलग अलग विषयों पर भी चर्चा हुई है। इसमें एक विषय हिंदू मैरिज एक्ट में संशोधन का भी है। वहीं सीएम ने आदमपुर उपचुनाव के बारे में पूछे गए सवाल के जवाब में यह कहा कि अब तक सभी पार्टियों के उम्मीदवार जो हैं वो मैदान में उतर चुके हैं। सभी दलों के उम्मीदवारों ने नामांकन भी कर दिया है और जिस प्रकार के समीकरण बन रहे हैं, जिस प्रकार का पोर्टफोलियो है सभी उम्मीदवारों का, उससे विश्वास के साथ ये कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार भव्य बिश्नोई की जीत भी भव्य ही होगी। झज्जर के जो लोग थे और पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति का अनावरण है, सर क्या देखिए, हमारे जो मुख्य जितने नागरिक खापों के प्रधान इसमें बहुत से वो भी साथ थे। अलग अलग विषयों को लेकर के चर्चा उन्होंने की है। उसमें पृथ्वीराज चौहान जी की प्रतिमा पुराना गांव के अंदर 13 नवंबर को अपने देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी जाएंगे और वहाँ जाऊँगा तो मैं समर्थन का वो स्वीकार किया है। इसी प्रकार से उनकी ओर से कुछ हिंदू मैरिज एक्ट में कानून में परिवर्तन करने की बात कही गई है। वो भी जहाँ कहीं बात करके उसको आगे बढ़ाना वो क्योंकि कानूनी प्रावधान का विषय है। कानूनी प्रावधान में कितना कैसे इस मांग को स्वीकार किया जाएगा वो जितने विधिवेता हैं उनसे परामर्श कर करेंगे। और इसी प्रकार से एक विषय जो पीछे जाट आरक्षण आंदोलन हुआ था उसमें कुछ केसेस वापस करने की बात हमने कही थी, तो उनकी ओर से भी शायद कुछ केसेज वापस नहीं हुए हैं। उसका भी हम करेंगे कि जितने केसेज वापस होने लायक हैं, जो गंभीर केसेज नहीं हैं या सीबीआई के नहीं है अथवा रेलवे के नहीं है, जो सरकार के अधीन आते हैं, उनको भी हम ठीक उसका जो समाधान है वो देंगे। सर, हिमाचल में को लेकर आज नॉमिनेशन का आखिरी दिन था, तमाम पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवार जो है उतार दिए मैदान में। किस तरीके से आदमपुर के चुनाव का आखिरी नॉमिनेशन का दिन था, सब पार्टियों ने अपने अपने कैंडिडेट उतारे हैं और सबके कैंडिडेट का एक प्रकार का सारा प्रोफाइल देखते हुए जो समीकरण बने हैं उसमें मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट भव्य बिश्नोई उनकी जीत भी भव्य होगी। हिमाचल प्रदेश के चुनाव की घोषणा 12 अक्टूबर को जो चुनाव है वो होते हुए नजर आएंगे। स्वागत है। चुनाव का सीजन चल रहा है, चुनाव के दिन है। हरियाणा में भी जहाँ आदमपुर का चुनाव है वहाँ पंचायतों के भी चुनाव, आज दूसरे चरण के चुनाव की उसकी भी घोषणा या तो हो गई होगी नहीं तो होने वाली है। और इसी प्रकार से आज हिमाचल के चुनाव और मुझे लगता है शायद गुजरात के भी साथ हुए होंगे। नहीं, हिमाचल के चुनाव अनाउंस हुए हैं और चुनाव आपके लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, उसका हम स्वागत करते हैं और हमारी पूरी तैयारी है हिमाचल प्रदेश में चुनाव करके अगली बार भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। सर, एसवाईएल को लेकर अभी तक सहमति जो है पंजाब सरकार के साथ नहीं बन पाई है, कैसे देख रहे हैं? क्या जो आज बैठक हुई है उसकी रिपोर्ट जो है केंद्र मंत्री को दी जाएगी? देखिए, वैसे तो सारी बात मैं मुझे तो चंडीगढ़ बता चुका हूँ। बस इतना ही कहना है कि जो मीटिंग हुई बड़े मनोहर माहौल में हुई, लेकिन क्या करें, मान सब माने नहीं। वहीं हरियाणा में पंचायत चुनावों के दूसरे चरण की भी घोषणा कर दी गई है। दूसरे चरण में अंबाला, चरखी दादरी, गुरुग्राम, करनाल, कुरुक्षेत्र, रेवाड़ी, रोहतक, सिरसा और सोनीपत यानी कि इन 9 जिलों में यह पंचायत चुनाव जो है वो दूसरे चरण में करवाए जाएंगे। इनके लिए नामांकन की प्रक्रिया 21 तारीख से शुरू हो जाएगी और 28 अक्टूबर तक चलेगी। 29 अक्टूबर को नामांकन की पड़ताल होगी, 31 अक्टूबर तक नाम वापसी होगी और 31 अक्टूबर को ही चुनाव चिन्ह भी आवंटित कर दिए जाएंगे। जिला परिषद और पंचायत समिति मेंबर के लिए मतदान जो है वो 9 नवंबर और पंच सरपंच के लिए 12 नवंबर को होगा, जबकि हिसार, फतेहाबाद और फरीदाबाद, पलवल में तीसरे चरण में चुनाव करवाए जाएंगे। एक रिपोर्ट आप देखिए।
दूसरे चरण की तारीखों का ऐलान। 9 और 12 नवंबर को 9 जिलों में इम्तिहान। हरियाणा के 10 जिलों में पंचायत चुनाव की तारीखों के बाद अब 9 जिलों में पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। इन 9 जिलों में दूसरे चरण में पंचायत चुनाव होंगे। राज्य चुनाव आयोग ने पंचकूला में प्रेस वार्ता कर बताया कि 9 और 12 नवंबर को दूसरे चरण के पंचायती चुनाव होंगे। चरखी दादरी, गुरुग्राम, करनाल, कुरुक्षेत्र, रेवाड़ी, रोहतक, सिरसा एवं सोनीपत। आज इसकी विधिवत घोषणा हो रही है और कल से इसके लिए नोटिस जो डिप्टी कमिश्नर साहिबान हैं इन जिलों के वो लगाएंगे एज डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर पंचायत, और 21 तारीख से नॉमिनेशन की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। क्योंकि इस बीच में 3 छुट्टियां हैं, दिवाली और 2 और छुट्टियां संडे और विश्वकर्मा डे की। 23-10, 24-10 की दिवाली, 23-10 का संडे, 25-10 का विश्वकर्मा डे है। तो 21 से 28 तक क्योंकि 5 दिन वर्किंग देने पड़ते हैं, नॉमिनेशन की प्रक्रिया चलेगी सुबह 10 बजे से 3 बजे तक। 29-10 को इन नॉमिनेशन पेपर्स की स्क्रूटनी होगी और फिर एक संडे है बीच में 30 का, तो 31-10 को अगर कोई विड्रॉल करना चाहता है तो वो 3 बजे तक रहेगा। 3 बजे लिस्ट 31-10 को फाइनलाइज हो जाएगी और उसके तुरंत बाद सिंबल्स की अलॉटमेंट होगी। जो चुनाव चिन्ह हैं, जो पार्टियां राजनीतिक दल बेसिस पे लड़ेंगी, उनको जो उनके लिए अलॉटेड सिंबल है, रिजर्व सिंबल हैं, वो दिए जाएंगे। उसके लिए उनको ऑथराइजेशन लानी पड़ेगी अपने जो पार्टी के जो ऑथराइज सिग्नेटरीज हैं उनसे, और जो बाकी रह जाएंगे वो इंडिपेंडेंट सिंबल्स जो है उसमें। पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में अंबाला, चरखी दादरी, गुरुग्राम, करनाल, कुरुक्षेत्र, रेवाड़ी, रोहतक, सिरसा और सोनीपत में मतदान होगा। इन जिलों में जिला परिषद सदस्यों और पंचायत समिति सदस्यों के लिए 9 नवंबर और सरपंच पंच पद के लिए 12 नवंबर को मतदान होगा। हाँ, 4 जिलों का थर्ड फेज में लेंगे, वो आदमपुर बाईपोल के बाद। टाइमिंग जो रहेंगी, अब इसके बाद फिर अगर चुनाव कहीं आवश्यक हुए तो 9-11 को जिला परिषद और पंचायत समितियों के इन 9 जिलों के सदस्य जो होंगे उनके होंगे 9-11 को वेडनेसडे को। 12 नहीं, पहले पोल की बात आ रही है। पोल की बात है। पोल अगर कहीं पे, मतलब पोल तो होना ही है ऑब्वियसली, बट फिर भी ये लिखा है तो भाई सारे अगर आ जाए अपनी सहमति से। हाँ जी। और सरपंचों पंचों के इन सभी 9 जिलों की ग्राम पंचायतों के 12-11 को होंगे सैटरडे को। पोल की टाइमिंग्स रहेंगी 7 बजे से 6 बजे तक, क्योंकि इनमें पोलिंग परसेंटेज जनरली काफ़ी हाई होती है, कीनली कॉन्टेस्टेड होते हैं, तो इसलिए 1 घंटे का टाइम हमने 5 बजे के बजाय 6 बजे तक रखा है। और अगर रीपोल कहीं आवश्यक हुआ जिला परिषद पंचायत समितियों के, तो वो 12-11 को पंचायतों के चुनाव के साथ ही हो जाएगा। और इसी तरह ग्राम पंचायतों का, पंचों सरपंचों का अगर कोई रीपोल आवश्यक हुआ वो 14-11 को करवाया जाएगा। काउंटिंग ऑफ वोट्स पंचों सरपंचों की तो उसी दिन जैसे ही उनकी पोलिंग खत्म होती है वहीं पे काउंटिंग की व्यवस्था रहेगी। वहीं आपको ये भी बता दें कि इस फेज की हमने इसमें आपको हैंड आउट दिया है, इसमें दी हुई है। वैसे टोटल मैं बता दूं, इन 9 जिलों के जो वोटर्स हैं 48,67,132 टोटल मतदाता इस फेज के चुनाव में भाग लेंगे। इनमें से 25,89,270 पुरुष हैं और 22,77,795 महिला वोटर्स हैं। अदर्स की संख्या 67 है। पोलिंग बूथ इन 9 जिलों में रहेंगे 5,963, जिनमें संवेदनशील 976,
और अति संवेदनशील यानी हाइपर सेंसिटिव 1023। इन 9 जिलों में 9 जिला परिषद और 57 अपना ब्लॉक समितियों के लिए सदस्य चुने जाएंगे। सरपंच के पद होंगे 2683 जो कि ग्राम पंचायतें हैं। पंचों के पद होंगे 25,655। जो ये 9 जिले हैं इसमें जिला परिषद तो आप समझ सकते हैं 9 ही होंगे। इन 9 जिलों में 9 जिला परिषद और 57 अपना ब्लॉक समितियों के लिए सदस्य चुने जाएंगे। सरपंच के पद होंगे 2683 जो कि ग्राम पंचायतें हैं। पंचों के पद होंगे 25,655। जो ये 9 जिले हैं इसमें जिला परिषद तो आप समझ सकते हैं 9 ही होंगी। पंचायत समितियां 57 होंगी। 2683 ग्राम पंचायत तो उतने ही सरपंच हो गए। पंच जो है 25,655। इन 2683 पंचायतों में 25,655 पंच चुने जाएंगे। जो पंचायत समितियां 57 हैं उनमें 1244 सदस्य चुने जाएंगे और जो 9 जिला परिषद हैं उनमें 158 सदस्य चुने जाएंगे। कुल जो पद इन 9 जिलों के होंगे 29,740 पदों के लिए यह चुनाव होगा। 15 अक्टूबर को 9 जिलों में चुनाव की अधिसूचना जारी होगी। 21 अक्टूबर से इन जिलों में नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी। 28 अक्टूबर नामांकन का अंतिम दिन होगा। 29 अक्टूबर को नामांकन की जांच होगी। 31 अक्टूबर को उम्मीदवार दोपहर 3 बजे तक अपना नामांकन वापस ले सकते हैं। 31 अक्टूबर को चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की अंतिम सूची जारी होगी। 9 नवंबर को पंचायत समिति सदस्यों और जिला परिषद सदस्यों का मतदान होगा। 12 नवंबर को सरपंच और पंच पद के लिए मतदान होगा। मतदान का समय सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा। सरपंच और पंच पद के नतीजे उसी दिन चुनाव के बाद घोषित होंगे। जिला परिषद पंचायत समिति के नतीजे चुनाव पूरे होने के बाद घोषित होंगे। दूसरे चरण के 9 जिलों में कुल 48,67,132 मतदाता हैं। 9 जिलों में कुल 5,963 पोलिंग स्टेशन हैं। इनमें से 976 संवेदनशील और 1,023 अति संवेदनशील हैं। साथ ही दूसरे चरण में 2,683 सरपंचों के लिए चुनाव होगा। दूसरे चरण के 9 जिलों में कुल 57 ब्लॉक हैं। 2,683 सरपंच, 25,655 पंच, 1,244 पंचायत समिति, 158 जिला परिषद के लिए चुनाव होगा। हरियाणा में कुल 22 जिले हैं। पहले चरण में 10 जिलों में पंचायत चुनाव करवाने का ऐलान किया गया था, लेकिन फतेहाबाद में आदमपुर उपचुनाव के चलते चुनाव रद्द कर दिए गए थे। दूसरे चरण में भी 9 जिलों में पंचायत चुनाव होंगे। वहीं बाकी के 4 जिलों में पंचायत चुनाव की तारीखों का अब तक ऐलान नहीं हो पाया है। तो हरियाणा डायरी में आज बात एसवाईएल की एसवाईएल को लेकर के पंजाब और हरियाणा के मुख्यमंत्रियों के बीच बातचीत हुई लेकिन सहमति नहीं बन पाई। और दूसरी बात आदमपुर के उपचुनाव को लेकर के भी चर्चा की गई। आदमपुर के उपचुनाव में बीजेपी की तरफ से भव्य बिश्नोई जो कि उम्मीदवार हैं उनकी भव्य जीत की बात जो है वो कही जा रही है। और इसके अलावा पंचायत चुनाव के दूसरे चरण का ऐलान भी हो गया, लेकिन अभी तीसरे चरण के लिए भी कुछ जिले बाकी बच गए हैं, उसमें भी जल्द ही ऐलान संभव है। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में
हरियाणा प्रदेश लगातार अग्रसर है। ऐसे में हरियाणा का हर वर्ग सरकार के कार्यों से काफी संतुष्ट भी नजर आ रहा है, क्योंकि हरियाणा सरकार का एक ही मकसद है कि प्रदेश के अंतिम व्यक्ति का विकास किया जा सके। फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।